नमस्ते अर्पणा मैम। नमस्ते मैम। आपका पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में स्वागत है। थैंक यू मैम। कई दिन से हम चर्चा कर रहे थे कि जो मित्रता सेशन है उसमें मेरा और आपका बात हुआ व्हाट्सएप पे कि हम सवाल जवाब के माध्यम से पूरे लोगों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से अगर हमारे मन में कोई सवाल आता है तो हम उसका जो उत्तर है हम कैसे ढूंढें। तो उसी के मद्देनजर आपने कहा कि चलो हम एक वार्तालाप कर लेते हैं। तो चलिए आप अपने बारे में बताइए। मैम, मैं जुलाई 2021 से ध्यान में हूँ। मैं काफ़ी टाइम से ओशो को सुन रही थी और कोशिश कर रही थी ध्यान करने की। बहुत सारे गुरु को मैंने सुना, जैसे जग्गी वासुदेव, सिस्टर शिवानी, बहुत को सुना, बट समझ में नहीं आ था कि ध्यान कैसे करूं और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारूं। फिर मुझे YouTube पे आपका एक वीडियो मिला और मैंने उसे देखा। अभी भी मुझे याद है उस वीडियो का नाम। वह वीडियो था साइंस ऑफ 7 बॉडीज। और उस वीडियो में जो बहुत सारी बातें आपने कही थी और जो बातें मुझे बिल्कुल दिल को छू गई, वह बातें थी कि आप सुबह शाम ध्यान करते हो, क्या होगा ध्यान करने से? आप अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठ के चुगली करो, शिकायत करो, पड़ोसी की, रिलेटिव्स की शिकायत करो, कोई फायदा नहीं है ऐसे ध्यान करने से। ध्यान तो तुम कर रहे हो, बट उसकी पालना कौन करेगा? तुम्हें पालना करनी है दिन भर उसकी। तो इस तरह से अगर तुम पालना नहीं करते हो, दूसरों की शिकायत करते हो, ईर्ष्या करते हो, मेरा घर छोटा है, दूसरे का घर बड़ा है, मेरी गाड़ी तो छोटी है, दूसरे की बड़ी गाड़ी आ गई, तो इससे तुम्हारा कारण और महाकारण शरीर बढ़ता जाता है। और एक सबसे अच्छी बात जो मेरे दिल को छुई वह थी, आपने प्रज्ञा पराध की बात की थी कि जो बात तुम जानते हो कि गलत है फिर भी करते जा रहे हो, तो फिर तुम उसके अपराधी हो और तुम्हें उसकी सजा भुगतनी होगी। तो इस तरह से और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि एक और आपका नेक्स्ट वीडियो मैंने देखा था, वह था इंटरनल एंड आउटर इनलाइटनमेंट। उसमें भी मेरे बात दिल को बहुत छुआ। उसमें था कि जब आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप उसको कहते हैं हेलो जी, आइए, नमस्ते, चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए, और दिल में चल रहा था कि चला ही जाए तो अच्छा है। तो ये क्या कर रहे हो आप? अपने आप को क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो? तो आपके मन में जो है वही आपके वचन में होना चाहिए और वही आपके कर्म में होना चाहिए। तीनों में एक रूपता होनी चाहिए, तभी त्रिकरण शुद्धि हो पाएगी। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत बहुत इम्प्रेस किया। मुझे याद नहीं है मैंने कितनी बार इन वीडियोज को देखा है। तो ध्यान, सही बात है, मैं ध्यान भी करूं सुबह शाम और गलत काम करूं, दूसरे के लिए बुरे विचार रखूं, बुरे ख्याल रखूं, किसी की निंदा करूं, बैठ के चुगली करूं, फिर क्या फायदा है ऐसे ध्यान से? तो आपके सुनने के बाद मुझे रास्ता मिला कि मैं कैसे लाइफ में बढ़ सकती हूँ। और एक और जो नेक्स्ट वीडियो था आपका, हमें एक एक मिनट का सदुपयोग करना चाहिए और बिना मतलब किसी से गपशप लड़ाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपने अपने बारे में बताया कि आप भी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले घंटों दोस्तों से गप लड़ाया करती थी। फिर जब आपको समझ आया, जब आत्मज्ञान हुआ ध्यान से, तो फिर आपने अपने आप को बदला, है ना? और फिर अगर हम अपने आप को दूसरों के विचारों से, दूसरों के बारे में सोचते रहें, उन्हीं के भाव को अपने अंदर भरे रहेंगे, तो अब इसलिए हम भरे रहेंगे तो जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको एक खाली कंटेनर चाहिए, एक खाली मन, एक खाली दिल चाहिए। और जब तक हम खाली नहीं होंगे और स्वच्छ नहीं होंगे तब तक कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर नहीं आ सकती है और उसका जो रियल फायदा है वो नहीं मिल सकता है। तो ध्यान में गति लाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल सही हों, अपने काम के प्रति, कर्तव्य के प्रति निष्ठा भाव रखें। जो काम भी मुझे दिया गया है, अगर हम उस काम से काम चोरी करते हैं
तो मैं एक टीचर हूँ मैम, और मेरे स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, मेरे घर पे भी मेरा हॉस्टल और कोचिंग है, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। लेकिन आपका वीडियो सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे अगर टीचर बनाया गया है, ऊपर वाले ने मुझे टीचर बनाया है, तो जरूर कुछ सोच समझ कर बनाया होगा। इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर दी है, तो मुझे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे दिल से, पूरे मन से निभाना चाहिए। मन से मैं पहले भी निभा रही थी, बट उसमें वो एक एफर्ट मिसिंग था, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी। बट अब मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती हूँ, बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। और मैम, ध्यान करने से मुझ में काफ़ी एनर्जी आई है। पहले मैं बहुत वीक फील करती थी काम करने के बाद, और अब क्या है, ध्यान करने के बाद इतना एनर्जेटिक फील करती हूँ कि शायद ही कभी भले शाम में थोड़ा सा थक जाती हूँ, बट बहुत एनर्जेटिक, हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने जो दिया है बहुत दिया है मुझे, इसलिए अब पहले से काफ़ी चेंजेस हैं। और ध्यान में भी मुझे मैम बहुत सारे अनुभव हुए हैं। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक दिन मैं फास्ट में थी, तो रात में जब सोई थी तो मुझे लगा कि सपने में मुझे यहाँ तीसरा आँख कुछ खुला हुआ है और पूरा प्रकाश उसका फैला हुआ है, और कुछ चल रहा है पूरे बॉडी में। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक और दिन सपने में ही एस्ट्रल ट्रैवल की फीलिंग मुझे आई। तो क्या सपने में जो होता है वो रियल है या वो जस्ट एक सपना है, मुझे ये जानना था, क्योंकि फीलिंग बिल्कुल रियल जैसी थी। तो वंडरफुल अर्पणा, तुम बहुत अच्छे तरीके से तुमने बताया कि कैसे कैसे मेरी लाइफ में बदलाव आया। और जैसे कि अभी तुमने जो सवाल पूछा, क्या होता है कि हमें पहले पता नहीं होता कि हमारे भीतर भी सूक्ष्म शरीर है, और हम सूक्ष्म शरीरों के माध्यम से अपनी धी प्लस यान, अपनी यान मतलब हम एक यात्रा करते हैं। धी मतलब मन, बुद्धि और चेतना, तीनों के समन्वय से यान मतलब हम यात्रा करते हैं। तो जब रात को भी हम सोते हैं तो हम यात्रा करते हैं। तो सोने के बाद क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो एस्ट्रल बॉडी वो यात्रा करने के लिए निकल पड़ता है। अब क्या होता है कि सोने में और मेडिटेशन में दो फर्क है। इसमें हम बहुत डीप निद्रा में जब चले जाते हैं तो भी एस्ट्रल बॉडी निकलती है, और अवेयरनेस में हम देखते हुए, जानते हुए हमारी एस्ट्रल बॉडी का ट्रेवल होता है। तो क्या होता है कि जब एस्ट्रल बॉडी का ट्रेवल मेडिटेशन के दौरान होता है तो हम अवेयर होते हैं, हमें पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब हम सो जाते हैं और उसके बाद अगर हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं तो धीरे धीरे हम उसमें भी प्रैक्टिस के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हम कहाँ गए थे। जैसे जो निकोलस टेस्ला है, बहुत बड़ा एक कंपनी है, आपने टेस्ला कंपनी सुनी होगी, गाड़ी की बहुत बड़ी कंपनी है। तो एक दिन मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ती, तो वो ड्रीम्स में विजिट करते थे, एस्ट्रल ट्रेवल करते थे और मास्टर्स के साथ वार्तालाप करते थे कि मैं किस प्रकार से इस दुनिया में कुछ चीजें यहाँ पर इस पूरे वर्ल्ड को दे सकता हूँ, कैसे मैं फायदा पहुंचा सकता हूँ। ऐसे ही एक और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जो अपनी सिलाई मशीन होती है ना, उसका जो सुई होता है, सुई में जो छेद डालने का जो छेद था वो उनको ड्रीम्स में ही पता लगा। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे हमारी जो नींद है वो भी अवेयरनेस में बदलने लगती है, और फिर हम एस्ट्रल ट्रेवल, जो हम कहते हैं कि हम एस्ट्रल ट्रेवल मतलब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो यात्रा करता है। तो ये एक प्रैक्टिस है, और इस प्रैक्टिस में हमें सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखनी होती है कि हमें कहीं अहंकार नहीं आना चाहिए। या हम जब ट्रेवल सीख जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं उसमें फंस जाते हैं कि चलो अभी, मतलब 2 दिन पहले मेरे पास एक फोन आया, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है एस्ट्रल ट्रेवल करना चाहती हूँ और मेरे से हुआ नहीं।
तो मैं कहा ऐसे नहीं होता ये कि आप जब चाहेंगे एक्टिवेशन हो जाएगा, थर्ड आई एक्टिवेशन या मिड ब्रेन एक्टिवेशन आजकल बहुत चला हुआ है, ऐसे मत करो। तुम सिर्फ और सिर्फ ध्यान करो। ध्यान के माध्यम से आपको एस्ट्रल ट्रेवल ऑटोमेटिकली होता है। तो उसमें हमें अवेयरनेस की जरूरत है, बस इतनी सी बात कि हम जागरूक होकर अगर एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं तो हम उसमें अपने सांसों के साथ रहते हुए करते हैं, तो उसमें हम स्टेबल रहते हैं, है ना। और मान लो अब हमारी मान लो एक शरीर है और सूक्ष्म शरीर निकल के जा रहा है ऊपर की तरफ, तो और कई बार वापस जब आता है तो उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं होता। तो हम जागरूक अवस्था में और जब हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाए तब हम करते हैं, तो या ऑटोमेटिकली होता है तो वो अच्छा होता है। तो आपने वो ट्रेवल किया, आपने सेटल बॉडी से, सूक्ष्म शरीर से, तो अच्छा एक्सपीरियंस है, गुड। ओके मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जितनी भी बातें कहती है मैं उसको करने की कोशिश कर रही हूँ, उसको लाइफ में उतार रही हूँ। उसमें से कुछ बातें जो हैं जिसको मैं अपने ऊपर लागू कर रही हूँ वो है, निंदा नहीं करनी चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, घमंड नहीं, नेवर रिएक्ट, नेवर जज समवन, नेवर कंप्लेन, नेवर conclude, always be positive, don't be angry, don't expect anything from anyone, be dependent, be detached, love everyone unconditionally without judging anyone। और सब में एकत्व का भाव होना चाहिए। जो चेतना आप में है वही चेतना दूसरे प्राणियों में, दूसरे जीवों में भी है। इसमें दो बातें हैं मैम, एक जो है गुस्सा नहीं, तो ये एक गुस्सा जो है अभी भी मेरे अंदर थोड़ा सा है, और उसकी वजह मैं समझती हूँ कि एक्सपेक्टेशन जो रिश्तों से होती है उसकी वजह से है। और एक लेडीज के लिए आप समझ रहे हैं कि परिवार में बहुत सारी चीजें लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग उससे पूरा भी करते हैं, और जब रिटर्न में नहीं मिलता है, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, बट अभी भी थोड़ा सा है कहीं ना कहीं। तो ये क्या है, मैं इसे कैसे खत्म करूं, मुझे जानना है। बहुत सुंदर सवाल है अर्पणा, क्योंकि जो गुस्सा है, एक गुस्से को जो मेरा व्यू है, मैं उस गुस्से को ये समझती हूँ कि हमारा भाव है, सबसे पहले हमारा एक्सप्रेशन है। भले ही जैसे तुमने कहा कि हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आशा रखते हैं, गुस्से का एक भाव आना हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन के माध्यम से ओके है। अब हमें अंदर से ये पता है कि हमने किसी से एक एक्सपेक्टेशन रखा और वो जो पूरा नहीं हुआ, या मैं जो चाहता था उसकी वजह से ये मैं वो पूरा नहीं कर पाया व्यक्ति, तो इस वजह से मुझे गुस्सा आया। बट गुस्सा एक एक्सप्रेशन है हमारा, जिसके माध्यम से हम दूसरे को ये तो बता सकते हैं कि देखो मुझे गुस्सा आया है, तो हम ये बता सकते हैं दूसरे को, या हम अपने एक्सप्रेशन को दिखा सकते हैं कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो गुस्सा एक स्वाभाविक क्रिया है जो ऑटोमेटिकली आती ही है और हर एक व्यक्ति को आती है। अब हम कॉमन बात करते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि मेडिटेशन करने वाले घर में भी ये बातें होती हैं। प्रैक्टिकली अगर देखें, अरे तुम तो मेडिटेशन करते हो लेकिन फिर भी तुम गुस्सा करते हो। तो गुस्से का भाव वो उस पर्टिकुलर जो व्यक्ति है वो ये समझ नहीं पाता कि मैं जो गुस्सा कर रहा हूँ, जो मैं अपनी एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ, ये मेरा स्वाभाविक एक्सप्रेशन है। तो वो लोग तो सिर्फ उस बात को, ध्यान को या संन्यास को या समाधि को, वो ये सोचते हैं कि भाई जो समाधि वाला पर्सन है या जो संन्यास वाला है उसको तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। तो शायद ये जो एक भ्रम है, ये भ्रम लोगों को नहीं होना चाहिए कि अगर एक कोई ध्यानी है उसको गुस्सा आता है या उसको वो अपना एक्सप्रेशन जाहिर करना चाहता है या तेज बोलकर जाहिर करता है तो गलत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, अब उसका दूसरा पक्ष आ जाता है कि मान लो हमने किसी से आशा की
और वो पूरा नहीं हुआ और गुस्सा आ गया। तो गुस्से का जो एक पहलू है वो हमारे अंदर है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हम वो एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं लेकिन दूसरे को बदल नहीं रहे हैं, है ना। अगर हम दूसरे को बदलना चाहते हैं और शो करना चाहते हैं अंदर ही अंदर डबल ड्यूअलिटी से या डबल ड्रामा करके कि देखो मैंने गुस्सा किया है और तुम बदल जाओगे, तो दो अलग अलग प्रकृति के जो लोग हैं, मेरी प्रकृति अलग है और दूसरे व्यक्ति की प्रकृति अगर अलग है तो वो बदलने का गुंजाइश उसके पास है या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे पास ये समझने का गुंजाइश जरूरी है या ये समझने की गुंजाइश होनी चाहिए कि मैं गुस्से के माध्यम से अपने भावों को प्रकट कर सकूं। जब कभी मेरे को अगर एक्सप्रेशन आता है तो आई डोंट वांट टू सप्रेस माई सेल्फ, तो अपने आप को सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में ये बातें प्रैक्टिकली होती नहीं है। आप गुस्सा करोगे ही करोगे, कहीं पर आपको अगर आप कोई देखो दो लोग हैं, एक व्यक्ति तो आराम से हिमालय पर्वत जाके जी सकता है ना, तो इंडिविजुअल तो जी लेगा, लेकिन जब परिवार में 2 लोग 3 लोग 4 लोग रहते हैं तो वहां पर ये स्वाभाविक हो जाता है कि कहीं ना कहीं गुस्सा या हमारा भाव ऊपर नीचे अप डाउन होता है। और मेडिटेशन के माध्यम से हमें एक बड़ा पिक्चर दिखाई देता है कि देखो सबके अलग अलग स्वभाव है, लेकिन मैं अपने पक्ष को अपने एक्सप्रेशन को मैं जाहिर करना चाहता हूँ, तो मैं गुस्सा अपने माध्यम से कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे को बदलेगा नहीं बदलेगा ये भाव रख के नहीं करूंगा। तो ये हमें क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि मेरा पक्ष है और वो बदल रहा है, पर्सन नहीं बदल रहा, वो अलग। तो एक एक्सप्रेशन हमेशा ये समझो कि जो आपके अंदर आ रहा है, डोंट सप्रेस योरसेल्फ। महिलाओं के पास इतना काम होता है और महिलाएं बचपन से नहीं कई जन्मों से वो सप्रेशन में जीती हैं, तो हर कोई दबाने की कोशिश करता है कि देखो तुम तो ध्यान करने लगी हो तो तुम्हें तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, देखो तुम्हें ध्यान करने लगी तो तुम चुप हो जाओ, ऐसा करो वैसा करो। नहीं, बहुत स्लोली अपनी लाइफ को आगे एक्सप्लोर करो, अपनी सोल इवोल्यूशन करो और गुस्से को भी समझो कि मेरा ये पर्टिकुलर पॉइंट है जिसकी वजह से गुस्सा आता है। लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है आजकल, क्या है पीओसीडी, जो आजकल सिस्ट बन जाती है, ट्यूमर बन जाता है, यूट्रस का प्रॉब्लम आता है लोगों को, तो वो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर यंग लड़की है वो अपने इमोशंस को दबाती है, उसका माँ सुनना नहीं चाहती है या पति सुनना नहीं चाहता है ना, उसके फैमिली मेंबर सुनना नहीं चाहते, तो उसको ये दबा देंगे, देखो तू तो अभी नई नई बहू बन के आई है, या देखो तुम बड़ी हो गई हो, तुम तो कॉलेज गोइंग हो। तो अपने एक्सप्रेशन को दिखाएगी कहाँ? कोई सड़क पे तो जाके नहीं दिखा सकती, है ना। वो तो अपनी फैमिली मेंबर से एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहती है, बताना चाहती है, एक्सप्रेस करना चाहती है। सो गुस्सा नहीं, ये इसको हम एक अलग तरीके से शोक बोलेंगे कि मेरे को तकलीफ हुई कि भाई ये बात तुमने पूरी नहीं की। सो फोकस आप अपने ऊपर रखो, दूसरे के ऊपर फोकस रखने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, मेरे एक्सप्रेशन ऐसे सदा एक जैसे नहीं रह सकते और मैं अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। सो गुस्सा इज नॉट ए बैड मेरे व्यू में। मैम मेडिटेशन करने से जो सबसे बड़ा बदलाव आया है कि अपने अंदर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील करती हूँ। पहले आप जानती ही हैं औरत की जिंदगी में बहुत सारी बातें होती है जिसकी वजह से वो परेशान डिप्रेस रहती है, लेकिन अब मैं बहुत अंदर से दिल से खुश रहती हूँ और चूंकि मैं खुश रहती हूँ तो मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको भी खुश रख पाती हूँ, जो वातावरण है वहाँ पॉजिटिव वाइब्स होता है। ये एक सबसे बड़ा फायदा मुझे हुआ है इससे। और मैं ये भी फील करती हूँ कि जो छोटी बड़ी चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ वो पता नहीं कैसे हो जाती हैं अचानक से, अपने आप ही लगता है जैसे ऊपर वाला बैठा सुन रहा हो मेरी बात है। तो ये सारी चेंजेस आ रही है लाइफ में और सबसे बड़ी चेंजेस तो यही है कि मैं बहुत खुश हूँ। और जैसा कि एक है चेतना, सबके अंदर चेतना को समझना चाहिए, चाहे वो या पेड़ हो। तो आपका वीडियो देखने के बाद एक वीडियो में आपने कहा था कि आप भगवान पे फूल चढ़ाते हो, वो अभी जस्ट खिला है आप उसको तोड़ के चढ़ा रहे हो,
तो ये क्या दिखाना चाहते हो। मैंने उस दिन से फूल चढ़ाना छोड़ दिया मैम। मेरे घर में सब बोलते हैं क्या हो गया तुमको, फूल नहीं चढ़ा रही हो। मैं कहती हूँ कि कैसे चढ़ाऊं, वो खिला हुआ, वो अभी तो खिला है, उसकी लाइफ अभी तो शुरू हुई है, मैं उसे कैसे तोड़कर निर्जीव कर दूं। भगवान क्या खुश होंगे इससे? मुझे नहीं चाहिए ऐसी खुशी, और भगवान ऐसे खुश होते भी नहीं है मैम। बहुत सारे मिथ हैं भगवान को लेकर हमारे समाज में कि भगवान इससे खुश हो जाते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं। अब बिफे को बाल धो लो तो भगवान नाराज हो जाते हैं, नाखून काट लो भगवान नाराज हो जाते हैं। भगवान जिससे नाराज होते हैं एक्चुअली लोग कभी नोटिस ही नहीं करते। आप दूसरे का दिल दुखाते हो, दूसरे के लिए बुरा सोचते हो, दूसरे का शोषण करते हो, ईर्ष्या करते हो, शिकायत करते हो, जानवर को काट कर खाते हो, आपसे भगवान नाराज नहीं होते। आप 10 दिन दुर्गा पूजा में नहीं खाए और अभी शुरू कर दिया खाना, भगवान खुश है, दुर्गा जी खुश है आपसे। लोगों को समझ ही नहीं है कि लोग किस तरह से बातें करते हैं। तो मैंने लोगों का सुनना इस बारे में छोड़ दिया है। जो अपना ठीक लगता है वो करती हूँ, दूसरे को बताना भी नहीं है भाई आप करो ना करो आपकी मर्जी है, बट मुझे तो यही करना कि मैं जानवर को जो कटते हुए देखती हूँ तो मुझे बड़ा दर्द होता है। मेरे घर के सामने से लोग ले जाते हैं बकरे को काटने के लिए, वो चिल्लाता हुआ जाता है, मैं पूरा दिन परेशान रहती हूँ उस आवाज को सुन के। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर उस जानवर की क्या गलती है? क्या उसका भी कार्मिक अकाउंट होता है जिसकी सजा उसे मिलती है? ये जो सवाल है बहुत मतलब वंडरफुल है, क्योंकि हमारा जब तक हम मनुष्य योनि में नहीं आते, मनुष्य योनि से पहले तक कोई कार्मिक अकाउंट नहीं होता। क्योंकि जो मदर नेचर है वो एक पत्थर जगत से लेके पौधे जगत से लेकर और पशु पक्षी जगत तक वो उनका लालन पालन करती है। अब क्या होता है कि अगर मान लो मेरे घर में 2 कुत्ते हैं, जैसे मेरे पास 2 डॉग हैं और 5 गाय हैं, तो वो मेरे को देखते हैं। मास्टर जो होता है ना, मास्टर जो मालिक होता है, और मालिक और जो उसके साथ जो डोमेस्टिक एनिमल यानी कि जो पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, उनका बड़ा गहरा संबंध होता है। उसका गहरा संबंध क्या है कि वो एक रीजन है कि अब मैं अगर मास्टर हूँ तो मेरा जो कुत्ता है वो किस तरह का खाना खाएगा, किस तरीके से मैं और उसका मेरा रिलेशनशिप स्थापित हो रहा है, मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं करती हूँ, है ना। तो ये जितने भी जो रिलेशनशिप है एनिमल और ह्यूमन के, मतलब मनुष्य और पशु के बीच में जो रिश्ता तय होता है, उसके माध्यम से फिर पशु योनि में आगे मनुष्य योनि के स्वरूप में जाता है। ये एक पुस्तक है, कॉजल बॉडी एंड द ईगो, इथरिक बॉडी, मेंटल बॉडी, ऑर्थर ई पॉल का एक पुस्तक है। तो उसके माध्यम से, और रुडोल्फ स्टीनर का एक पुस्तक है, उसके माध्यम से जब मैं पशुओं की सेवा करना शुरू किया तब मुझे पता लगा कि आप मालिक हैं अगर किसी चीज के, तो आपके साथ जो रहने वाले जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके स्वभाव में भी ऑटोमेटिकली परिवर्तन आते हैं, क्योंकि उनका जो छोटा जो लोअर मेंटल बॉडी है वो बनना शुरू होता है। तो हमारा हायर मेंटल बॉडी है, उनका लोअर मेंटल बॉडी। अब क्या होता है कि उनका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं होता। कार्मिक अकाउंट स्टार्ट फ्रॉम मनुष्य जब बनता है तभी उसका कार्मिक अकाउंट शुरू होता है। अब एक मालिक है जिसके पास एक पशु रहता है, उसने इजीली जानवर पाल रखे हैं कि वो काटता है, वो काटेगा और वो बेचेगा चीजों को, तो उसके कार्मिक अकाउंट में आ रहा है ये सारा सिस्टम। और उसके बाद फिर क्या होता है कि आप जैसी एरिया में रहते हो वैसे ही खुशबू को ग्रहण करते हो, गंध तत्व, वैसे ही स्पर्श को, सब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 चीजें जब ग्रहण करते हैं तो उसी के हिसाब से मनुष्य का जो शरीर है वो उसकी बनावट बनती है। उसको कहते हैं पंच तन मात्राएं, आयुर्वेद में बोलते हैं। उसी का जोड़ जोड़ के जो शरीर है इसका निर्माण होता है। तो फिर वो मनुष्य योनि में जब जाता है तो वो भी एक मांसाहार के एरिया में ही जाता है। जैसे समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं वो मच्छी खाते हैं, कहीं पर ऐसा है। तो पशुओं का कार्मिक अकाउंट नहीं होता और उनको अपनी जर्नी में मेंटल बॉडी जो है उसका
इवोल्यूशन के माध्यम से वो भी अलग अलग तरीके के अनुभव लेते हैं, है ना। जैसे एक चिड़िया और चिड़ा दोनों आपस में मेल खाते हैं, मेल बैठते हैं, प्यार करते हैं और फिर एक बच्चा पैदा होता है। तो ये जो लोअर मेंटल बॉडी के जो एरिया हैं, प्यार करना, सेक्स करना, चिड़ियों के लिए खाना, अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाती है, ये चीजें हम पशु पक्षी होने से ही सीखना शुरू करते हैं। और उसके बाद फिर हमें एक मनुष्य योनि मिलती है जिसमें हमें हायर ब्रेन मिलता है। तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ कुछ और होता है ना, जैसे पशुओं की सेवा करना, उनका हेल्प करना, ये सारी चीजें। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैम क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट करती हूँ। मैम मैं 1 घंटे से ज्यादा मेडिटेशन में नहीं बैठ पाती हूँ, पैर में बहुत दर्द होने लगता है। तो एक तो कैसे बैठूं, एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा ये है कि क्या अगर पैर नहीं खोलूं तो उससे रिलेटेड कोई ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या पैर में? क्योंकि खोलने से वो जो टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाता है पैर खोलने से। नहीं, आप पैरों को हिला सकते हो और पैरों को लंबा कर सकते हो, पैरों को लंबा करके ऐसे क्रॉस कर सकते हो। एक मेन सूत्र ये है कि आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी, ठीक है। क्यों आंखें नहीं खोलनी होती? क्योंकि जैसे मान लो आप सहारे लग के अपना सोफे पे बैठे हैं, आंखें बंद कर दिया, पैरों को फोल्ड कर लिया, और उसके बाद आपको लगता है कि जो कहीं मेरा ब्लड सर्कुलेशन रुक तो नहीं जाएगा, या पेन होना शुरू होता है। तो कुछ देर के बाद अपने पैरों को अगर आप खोल के हिलाना चाहते हो और हिलाकर लंबे करना चाहते हो तो लंबे कर सकते हो। हाथों में अगर आपको पेन आ रहा है तो आप उसको एक दूसरा ऐसे प्रेस कर सकते हो, नो इशू। और कोशिश करो कि अवेयरनेस में अपनी आंखें आप बंदी रखो, ताकि जो अंदर का आपका थर्ड आई एक्टिवेशन या आपके अंदर का जो हार्मोनल बदलाव, जो आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर बदलाव हो रहे होते हैं, उनकी क्रिया रुक जाती है और कुछ नहीं होता। ऐसा मतलब डरने वाली बात नहीं है कि हाँ अगर मेरी आंखें खुल गई तो क्या होगा। नहीं, आंखें खुल गई तो उसमें पूरे अवेयरनेस से आंखें खोलना है। कई बार शरीर जो है धीरे धीरे वो सीख रहा होता है एक शरीर दूसरे शरीर से अलग होना, तो उसमें हमें जल्दी नहीं करनी है, बस आराम से। अगर नहीं बैठा जाता है तो आंखें खोल के हम घूम सकते हैं, है ना, और फिर से हम बैठ जाएं। तो कोशिश करिए कि 1 घंटा बहुत है, हमारा जितना उम्र है उतना मिनट हमें ध्यान करना है। उसके बाद अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम हाथों को पैरों को मूव कर सकते हैं। ओके मैम, मैं जब ध्यान करती हूँ तो मुझे लगता है कि ऊपर से कुछ खींच रहा है, लगता है जैसे कुछ खाली करा, जैसे कोई कपड़ा खोलता है, उस तरह की फीलिंग होती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एस्ट्रल ट्रैवल के लिए माइंड को कमांड देना होता है या ये खुद ब खुद ही होता है? अपना कुछ नहीं करना हमें, हमारा काम है सिंपल आंखें बंद करो, आराम से बैठ जाओ, अपनी सांसों के साथ रहो, अपने बैकग्राउंड में अपने प्रकाश को देखो, ठीक है, कुछ नहीं करना। एस्ट्रल ट्रैवल ऑटोमेटिकली होता है, ओके, नहीं होता है, ओके, ठीक है। जब आप एक व्यक्ति थे अभी तो कनाडा से, तो सवाल यही कर रहे थे जो आपका सवाल है। अब मैंने कहा आप कनाडा चले गए, आप कनाडा घुस ही गए, जब एंटर कर ही गए तो कनाडा में जो चीजें देखनी है वो ऑटोमेटिकली दिख जाएंगी, कि आप कनाडा रहने लगे। आप कनाडा में आपको चीजें अब धक्के से बुलाने की जरूरत नहीं है कि मैं इस चीज को देखूंगा, है ना। तो जब हम अपनी मेडिटेशन के माध्यम से अपनी अंतर यात्रा शुरू करते हैं तो हम समझ लो कि उस देश में एंटर कर गए, उस लोक में एंटर कर गए, तो वो अपने आप ही दिखाएंगे। हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम धक्के से काम करें, और धक्के से करना ही नहीं चाहिए। यू वांट फ्रीडम, आपको फ्रीडम चाहिए, लिबरेशन चाहिए जीवन में, है ना। हम किसी की डिमांड नहीं करें किसी चीज की, नो डिमांड, कोई डिमांड नहीं है हमें। हाँ, हम जानना चाहते हैं कि हमारे सूक्ष्म शरीर के भीतर हम अपने सूक्ष्म शरीर का, जैसे पहले के ऋषि मुनि थे वो
अंदर यात्रा करते थे, तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं, बट हमें ये डेली का प्रैक्टिस चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। तो उसमें आप उस कनाडा में एंटर करें तो सब कुछ दिखाई देगा, आज नहीं तो कल आपको सब पता लगेगा। ओके मैम, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस बताएं मेडिटेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स का मैं सुनती हूँ, आत्मा की यात्रा वगैरह पीएमसी हिंदी पे आती है, उसमें वो एस्ट्रल ट्रेवल की बात करते हैं, चैनलिंग की बात करते हैं कि गॉड गॉडेसेस आते हैं, उनसे बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो आप इतनी प्योर पायस सोल हैं, और मुझे लगता है कि आपके साथ भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, तो प्लीज अगर आप शेयर करना चाहें तो। अर्पणा, जो मैंने अपने जीवन में समझा है, स्टार्टिंग का मेरा जो फेज था लगभग 5 साल, जब मेडिटेशन में आई और मैंने पत्नी सर को सुना, और जब तक मैं ये चाहती भी नहीं थी कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ दिखाई दे, या मैं ये भी नहीं चाहती थी कि चैनलिंग हो, या मैं ये भी नहीं चाहती थी कि इनर चाइल्ड जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, मुझे अंदर से कुछ अपने प्रति ही शिकायतें थी। शिकायतें इन द सेंस कि ऐसे लगता है कि आप जो औरत होती है वो पल पल कहीं ना कहीं हर्ट होती है, और वो अपना जीवन निकालती है, तो किस किस चीज को आप खत्म करोगे ना, इनर चाइल्ड हो या यंग हो या शादी के बाद का समय हो, तो आप किसी चीज को मतलब ऐसे एक एक चीज को ढूंढ के निकाल के खत्म नहीं कर सकते, या ढूंढ के निकालोगे मेरे पूरे जन्म में क्या था, आप खत्म नहीं कर सकते, है ना। तो क्या होता है कि प्रैक्टिकली जो आपका जीवन होता है वो जीवन बहुत बड़ा जीवन है, जो हमें इस धरती पर, इस शरीर में हम जब आए हैं तो हमें मिलता है, और हमें अनुभव बहुत है। हर रोज आप एक नए अनुभव से निकलते हो। जैसे मैंने बताया कि जब मैं पशुओं के साथ काम कर रही थी, तो मुझे रुडोल्फ स्टीनर अंदर से नॉक करते थे ना, कि तुम ये बुक पढ़ो, तुम ये मेरा रिसर्च पेपर पढ़ो। तो मुझे पता भी नहीं कि मैं अंदर से मुझे कोई मैसेज दे रहा है। सो ये ऑटोमेटिकली जो चैनलिंग थी उसमें मैंने कभी नहीं चाहा, मैं जानती नहीं थी कि चैनलिंग क्या होती है। तो जब आप प्योर स्टेट में होते हो तो यू आर जस्ट लाइक ए गॉड, आप एक प्योर कॉन्शियसनेस हो। तो दूसरा जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, आपकी मदद करेगा, आपको बताएगा, आपको मैसेज देगा, ज्ञान देगा कि तुम देखो, अब तुम अपने इस जो जीवन में जो अनुभवों में से निकल रहे हो, अब तुम्हारा नेक्स्ट अनुभव ये होने वाला है। तो मेरे को पता भी नहीं कि मैं गायों की गौशाला में मुझे कौन लेकर गया। ऐसे ही ग्रुप में ऑफिसर्स की वाइफ बैठी, उन्होंने कहा चलो चलो गौशाला में चलते हैं, गुड़ देकर आते हैं। वहां से मेरा पशुओं के प्रति मेरा जो प्यार था वो शुरू हुआ। सेम इसी तरीके से मुझे डिपार्टमेंट में कुछ चैलेंजेस फेस कर रही थी, तो मुझे मौका मिला कि मैं रिसर्च वर्क में चली गई। मुझे पता लगा कि प्लांट्स के साथ, अगर प्लांट की एक पत्ती है और अगर उसमें जो छोटे छोटे कट हैं, मान लो एक नीम की पत्ती को अगर आप ज्यूम करो तो उसके जो छोटे छोटे कटे हैं, तो अच्छा इन कट के अंदर भी इतना कॉन्शियसनेस, इतनी चेतना है कि उसकी बनावट कितनी सुंदर बनाई है भगवान ने या मदर नेचर ने। हम नॉर्मली लाइफ में कहते हैं अरे नेचर ने कितना सुंदर बनाया है, तब पता लगा कि अच्छा ये चेतनता की वजह से इतना सब पोर्शन पत्तियों का ये रंग रूप ऐसे आता है। तो ये क्या है, आपका एक अंदर की यात्रा और एक बाहर की यात्रा मिल जाती है। तो हमेशा जो मास्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि अंदर की यात्रा और बाहर की यात्रा को मिला दे, और हम उन दोनों को, प्रैक्टिकल लाइफ हमारी और जो अंदर की जर्नी है, वो दोनों मिलके काम करती है। ऐसा नहीं है कि जैसे तुमने शुरू में कहा कि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती कि आप मॉर्निंग में मेडिटेशन कर रहे हैं और दिन भर आप भूल जाते हैं कि आप कौन है, या आप अपने ही दूसरे रूप में आ जाते हैं, तो ये गलत है। आपको तो आपके रोम रोम में वो कॉन्शियसनेस होना चाहिए
रोम रोम में वो कॉन्शियसनेस इतना हो कि आप जिद्दा दिली से जिंदगी को जी सको। और वो एक प्रैक्टिस है अपना, मतलब पल भर में हम उसको नहीं सीख सकते, क्योंकि पुराने जन्मों के हमारे जो कर्म है, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, वो धीरे धीरे कट कट करके हमें उनको निकालना है, अलग करना है। तो मान लो एक थोड़ी सी देर का अनुभव आया कि मेरे को अपने बच्चे से बहुत अटैचमेंट है या मेरे को अपने हस्बैंड से बहुत अटैचमेंट है, तो हाउ टू लर्न दैट कि आप एक डिटैच होकर अनकंडीशनली अपने उस पैरेलली जो आपका एक रिलेशनशिप में खड़ा है, आप उससे कैसे प्यार करोगे, है ना। भले ही वो अच्छा है नहीं अच्छा है, ये बात हमें भूलनी पड़ेगी, है ना। वो कैसा है ये बात भूल कर हम अनकंडीशनली कैसे प्यार करें, ये एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है। और इंटरनल हमें मास्टर्स ये बताते हैं कि हाउ टू लव योरसेल्फ। आपके आर्किटाइपल जो वैल्यूज हैं, मूल आत्मा का गुण तो प्यारी था, प्रेमी था, करुणा था, है ना। तो दोनों चीजें पैरेलली चलती है, हम उनको अलग अलग सेपरेट करके नहीं चला सकते। तो अनुभव तो बहुत है अर्पणा। स्टार्टिंग का 5 ईयर का फेज मेरा पास्ट लाइफ का दिखाना रहा, और 5 साल के बाद जो मेरा जीवन का प्रैक्टिकल जो लाइफ है, मेरे ऑफिस से संबंधित, मेरी फैमिली से संबंधित, मेरी सोसाइटी से संबंधित, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे देखने को मिला। जैसे अभी आप कह रहे थे कि मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई है, मेरे को भी अंदर से ऐसे लगने लगा कि मेरे 2 हाथ नहीं है। मेरे को अंदर से फीलिंग आती कि मैं 6 हाथ हैं मेरे, क्योंकि मेरा वर्क एफिशिएंसी बढ़ गया। काम करने की जो एक होती है ना शक्ति, या आपका विजडम, अंदर से ज्ञान जागने लगा, तो आपका वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो वो एक प्रैक्टिकल हुआ। फिर कुछ चैनलिंग का एक्सपीरियंस होने लगा, और चैनलिंग के एक्सपीरियंसेस में मॉडर्न, जो हम कहते हैं मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, जो मास्टर्स हैं, जैसे सेठ मास्टर हैं, या एच.पी. बेलेवेट्स्की हैं, और महर्षि चरक हैं, उनका जो चैनलिंग है, या मेरी जो एक पहले डॉग था, उसका नाम सिम्बा था, उसका चैनलिंग, अपने आप ऑटोमेटिकली जो एनिमल वर्ल्ड है उससे कनेक्ट होना। और वो कनेक्ट होता है, मैं थैंक यू करती हूँ, लिखती हूँ, बताती हूँ, उसके बाद फिर मैं वैसी ही हो जाती हूँ जैसे एक नॉर्मल लाइफ में एक महिला या ऑफिसर होती है, दैट्स ऑल। मतलब उसको मैं पर्टिकुलर पकड़ के नहीं बैठती, बिकॉज आई वांट टू लर्न फ्रीडम। तो इन सब चीजों से मुझे फ्रीडम चाहिए कि हाँ मैं उन चीजों में भी ना बंधूं कि हाँ मेरे को देखो अच्छा लग रहा है तो ऐसा नहीं। आप बस आगे बढ़ते जाओ कि जर्नी इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट जर्नी जो है वो अच्छी रहती है। ओके अर्पणा, ओके तो हम यहीं पर इसको खत्म कर देते हैं, और फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में अगर आपके और सवाल होंगे तो हम जरूर से जरूर हम सेकंड एपिसोड कर लेंगे। ओके, और बहुत अच्छी जर्नी है अर्पणा, थैंक यू सो मच। तुमने अपने अनुभव बताए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी मैम बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं क्या कहूँ, आप मेरे लिए भगवान तुल्य हो, आपसे मिलना मेरे लिए भगवान का मिलना हो क्या मैम। बहुत बहुत अच्छा लगा। आप प्लीज मुझे ऐसे ही वक्त देते रहें और ऐसे ही प्यार लुटाती रहें। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अर्पणा, थैंक यू।